ओके। गुड इवनिंग टू एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, अपने वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। और देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि 2020 का जिस तरह से प्रीलिम्स आया, तो क्या करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि करंट अफेयर्स पूछा गया या नहीं। तो अगर आप देखिएगा तो करंट अफेयर्स का अच्छा खासा पोर्शन यूपीएससी के 2020 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। जैसे कि एलिफेंट के बारे में अगर पूछा गया तो वो एग्जैक्टली द हिंदू के एक आर्टिकल में दिया गया था कि जो हमारा फीमेल एलिफेंट है वही ग्रुप को लीड करती है। और उसके कुछ दिन के बाद भी ये रिपोर्ट आया कि किस स्टेट में एलिफेंट का पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा भी 2020 में और 2018 में एक न्यूज आया था कि स्टील स्लैग जो है वो फर्टिलाइज़र का काम कर सकता है। तो इस तरह से उस स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स को लिंक कर कर क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो हमारा पढ़ने का तरीका भी कुछ इसी तरह होना चाहिए कि करंट अफेयर्स का स्टैटिक के साथ हम लिंक कराएं। तो अपना जो ये लेक्चर होगा वो वीकली बेसिस पर तो आते ही रहेगा, और इसमें हम अपना जो करंट अफेयर्स है उसका लिंक स्टैटिक के साथ कराएंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज का है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। देखिए, अब ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये बात दिया गया था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक मैंडेट दी, जिसके अंतर्गत कहना था कि इंडिया जो है अगर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी किसी कंट्री के साथ करता है तो वो फिर से टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया का स्टैंड था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता है, और वो जो टैक्स इम्पोज करने का जो सोवरेनिटी है उसको एज ए रिस्ट्रिक्शन नहीं मान सकती है। तो ये तो मतलब इन्फॉर्मेशन था और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी नहीं है, और ये एक तरह का कोर्ट भी नहीं है। जैसे कि कोर्ट में ट्रेडिशनल वे में स्ट्रिक्ट मैंडेट फॉलो करना होता है, प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और जो उनके मतलब मैंडेट फाइनल अवार्ड होता है वो मतलब बाइंडिंग होता है। तो ऐसा नहीं है इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के साथ, और ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी भी नहीं है। तो फिर आखिर इसका जुरिस्डिक्शन क्या है और क्यों पार्टी जो है इसके पास जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो है मेल मिलाव करके, समझौता करके, आर्बिट्रेशन करके जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करने का कोशिश करता है। और ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे दो कन्वेंशन के आधार पर बनाया गया था। 1899 के कन्वेंशन मतलब 1899 के कन्वेंशन और 1907 के कन्वेंशन से। अब इंडिया जो है इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का पार्टी है। इसके अलावा चीन भी पार्टी है, साउथ अफ्रीका भी पार्टी है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी पार्टी है, लेकिन नेपाल और भूटान ये पार्टी नहीं है। इवन बांग्लादेश भी पार्टी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश थे जो इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पार्टी हैं, लेकिन सभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो हैं वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पार्टी नहीं है। अब कौन कौन सा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है और कौन इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच कर सकता है। तो देखिए, ह्यूमन राइट का अगर कोई केस हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी या फिर मैरीटाइम सॉवरेनिटी का कोई केस हो, इंटरनेशनल ट्रेड का कोई केस हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का कोई केस हो, ह्यूमन राइट्स का कोई केस हो, तो ये सारा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकता है। कौन इसे लेकर जा सकता है, तो इसमें शामिल हैं कि गवर्नमेंट तो लेकर जा ही सकती है, इवन प्राइवेट बॉडी वो भी इसके पास जा सकती है। ठीक है, तो हमारा जो ये फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी नेक्स्ट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से। अभी हाल ही में न्यूज आया कि गवर्नमेंट ने हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिवैम्प किया, मतलब फिर से उसमें नॉमिनेट किया। तो अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टैटिक के साथ लिंक करके देखें। तो देखिए, 2016 में इस कमेटी को बनाया गया था और इसका मैंडेट ये था कि इन्फ्लेशन को भारत में 2 से 6% के बीच में रखना है, और ये एक तरह का स्टैट्यूटरी मैंडेट था। अब ये एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और स्टैट्यूटरी मैंडेट भी था। तो हमें ज़रूरी है कि ये जान लें कि कितने मेंबर का ये बॉडी है और ये कैसे डिसीजन लेता है और टेन्योर इसका क्या है। तो देखिए, ये 6 मेंबर का कमेटी है जिसमें कि 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं उसका जो टेन्योर होता है वो 4 वर्ष का होता है, 4 ईयर्स का होता है, और फिर से उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में
कम से कम भी 4 बार मीट करना होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग करती है और इन्फ्लेशन पर अपना पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। तो प्रीलिम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि ये कम से कम 6 बार मिलना ज़रूरी है, तो ऐसा लग सकता है प्रेशर पे कि हाँ ये सही होगा, क्योंकि तो हर 2-2 महीने पर तो वो बैठती है, तो साल में अगर 2-2 महीने करें तो 6 बार होता है। लेकिन वो फैक्ट गलत है, क्योंकि इसको कम से कम 4 बार मिलना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनों बार मिले, लेकिन कम से कम इसे 4 बार मिलना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कितने मेंबर का कमेटी है, क्या टेन्योर है, कितने बार मिलना है। अब देखते हैं कि डिसीजन ये कैसे लेता है। देखिए डिसीजन कंसेंसस पे ना लेकर मेजोरिटी के आधार पे लेता है। मतलब अगर 5 मेंबर के कमेटी है या फिर 6 मेंबर का कमेटी है, इस केस में तो 6 मेंबर का कमेटी है, तो अगर 4 मेंबर किसी केस का मतलब किसी डिसीजन के फेवर में हो तो डिसीजन लिया जा सकता है। इवन जो चेयरमैन है आरबीआई के गवर्नर, उसके पास कोई वीटो पावर नहीं है। ठीक है, तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पूरा आर्टिकल देखा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीपीआई इंडेक्स है। ठीक है, अभी सीपीआई इंडेक्स क्यों न्यूज में था, क्योंकि हाल ही में सीपीआई जो इंडेक्स अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका क्या कर दिया गया है, बेस ईयर फिर से रीडिसाइड किया गया है और बेस ईयर 2016 बना दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर में क्या क्या कंपोनेंट शामिल है और सीपीआई का अदर कौन कौन सा वेरिएंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीपीआई के अदर वेरिएंट का, तो इसमें देखिए सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन शामिल है। सीपीआई कंबाइंड में जो मतलब शामिल है वो है पान एंड तंबाकू, फूड एंड बेवरेज, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। इसके अलावा आपका आता है लाइट एंड फ्यूल, फिर मिसलिनियस और फिर हाउसिंग। ठीक है, अब अगर हम रूरल का बात करें तो रूरल में हाउसिंग केवल हटा दीजिए तो ये सारा का सारा शामिल है, और अर्बन में तो हाउसिंग तो इंक्लूड है ही। अब अगर हम वेटेज का बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमको मिला हुआ है फूड एंड बेवरेज को। रूरल के केस में ये 54% के आसपास है, अर्बन के केस में ये 36% के आसपास है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें सभी में, तो सभी में कुछ इस तरह का ट्रेंड बनता है कि सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेज, फिर मिसलिनियस और तब फिर लाइट एंड फ्यूल का। लेकिन सबसे कम जो है वो हमारा पान एंड तंबाकू पर बनता है, और ये भी ऑब्वियस है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट भी देखा कि सीपीआई में क्या क्या शामिल है। इसी तरह इंडस्ट्रियल वर्कर में भी है, सेम कंपोनेंट है और सेम ट्रेंड भी देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल वर्कर में भी। अगर हम बात करें अब इसे रिलीज कौन करता है, तो देखिए 2019 से पहले इसे सीएसओ के द्वारा रिलीज किया जाता था, लेकिन हम सभी को पता है कि सीएसओ को अब मर्ज कर दिया गया है और एक नई बॉडी बनाया गया है एनएसओ। तो ये एनएसओ के द्वारा अब रिलीज होता है और ये मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीव ट्रैवल कूपन या लीव ट्रेवल कंसेंसस। जैसा कि अभी न्यूज में आ रहा था कि फिनांस मिनिस्ट्री की तरफ से एक मैंडेट जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब सेंट्रल सेक्टर के कोई भी एम्प्लॉई उसे लीव ट्रैवल कंसेसस के तहत वो फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि वो सर्टेन कंडीशन को फॉलो करें। देखिए ये तो अब न्यूज़ था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर लीव ट्रैवल कंसेंसस क्या होता है। तो देखिए लीव ट्रैवल कंसेंसस कहने का मतलब है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत ये एक तरह से परिभाषित किया गया है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो उस ट्रैवल पर आपको कितना कंसेंसस या एग्जम्पशन मिलेगा टैक्स में। अब ऐसा नहीं है कि हर बार अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हर बार एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये 4 साल में एक बार मिलता है, मतलब 4 साल का एक ब्लॉक होता है। अगर आप सपोज कीजिए कि 2017 है तो 2017 से 21 तक एक ब्लॉक है, इस एक ब्लॉक में आपको 2 बार मिलता है। अगर आप 2 बार ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवल पर जो एक्सपेंस होता है उस पर टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अभी इसे हम एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत शामिल है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4-4 साल के ब्लॉक में उपस्थित होता है और ये आप 4 साल में 2 बार अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये वर्क करता है। तो सपोज कीजिए कि अगर आप किसी
प्राइवेट सेक्टर में हो, इवन कि ये प्राइवेट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ये अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्कीम चलाया गया है उसमें ये लिखा गया है कि अगर प्राइवेट सेक्टर चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये सेंटर सेक्टर के लिए सरकार के द्वारा लागू है, और स्टेट भी अगर चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो 4-4 साल के ब्लॉक में 2 बार दिया जाता है। सपोज कीजिए कि आपको 50,000 रुपये का मिला हुआ है लीव ट्रैवल कंसेंसस। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50,000 रुपये का खर्च करते हैं ट्रैवल पर, वो भी टिकट पर, शॉपिंग वॉपिंग इंक्लूड नहीं है, तो 50,000 पर जो टैक्स लगेगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब ये 50,000 आपके इनकम में नहीं गिना जाएगा। और अगर ये स्कीम मौजूद नहीं होता तो ये 50,000 आपके इनकम में गिना जाता। तो अगर आपका इनकम 2 लाख है और अगर ये स्कीम मौजूद नहीं है और कंपनी या फिर सरकार आपको 50,000 का दे रही है, तो ओवरऑल साल के अंत में आपका जो इनकम टैक्स बनेगा वो 2,50,000 पर बनेगा। लेकिन अगर ये स्कीम मौजूद है और सरकार आपको दे रही है, तो अब जो इनकम टैक्स बनेगा वो सिर्फ केवल 2 लाख पर बनेगा। तो 50,000 पे जो आपका इनकम टैक्स बनता इस स्कीम के तहत वो आपका बच जा रहा है। अब चूंकि पेंडेमिक के दौरान आप ट्रैवल तो कर नहीं सकते हैं, तो 50,000 तो मौजूद है। अब ये 50,000 पर जो टैक्स एग्जम्पशन मौजूद है वो बिना खर्च किए अभी से पहले तक नहीं था, कि अगर आपको ट्रैवल पर खर्च करना ही पड़ेगा तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि आप ट्रैवल नहीं भी करते हैं तो सरकार आपको एग्जम्पशन दे रही है कि ठीक है, आपने एक्चुअल ट्रैवल नहीं भी किया है, फिर भी हम 50,000 को आपकी इनकम में नहीं गिनेंगे, लेकिन बशर्ते इस 50,000 पर जितना आपको टैक्स मिलेगा उसको 3 गुना कर दीजिए, और इस 3 गुना का किसी कैपिटल गुड्स पर आपको खर्च करना पड़ेगा, और वो भी 12% के अंतर्गत हो, वो जीएसटी जिस पर 12% लगता हो। तो लीव ट्रैवल कंसेसेस क्या है, एक तरह का कंसेंसस दिया गया है का एम्प्लॉय को ट्रैवल करने पर। ये 4 साल के ब्लॉक में उपस्थित होता है और इस 4 साल में आप 2 बार अवेल कर सकते हैं। और उसमें भी शामिल ये है कि आप 4 फैमिली मेम्बर ही हो, मतलब आप खुद, आपके स्पाउस और 2 मतलब चिल्ड्रन, ठीक है। तो 4 फैमिली का एक ग्रुप इस स्कीम के अंतर्गत आता है।